हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे सोशल स्टॉक एक्सचेंज की, जिसकी जो फाइनल अप्रूवल है वो सेबी ने बीएससी को दे दी है। तो आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो आपको सोशल स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होती हुई दिखाई देंगी। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि भाई आखिरकार ये सोशल स्टॉक एक्सचेंज होता क्या है, और एज एन इन्वेस्टर अगर हम इन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जो कि सोशल स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, तो हमें आखिरकार इससे क्या फायदा होगा। तो सभी बातों को हम डिस्कस करेंगे, और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करें और ये बात करें कि भाई ये सोशल स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, तो सोशल स्टॉक एक्सचेंज वो एक्सचेंज होता है जहां पे जो नॉन प्रॉफिट और जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो अपने आप को लिस्ट करा सकती हैं। जैसे कि एक रेगुलर जो स्टॉक एक्सचेंज होता है उसमें जो प्रॉफिटेबल कंपनीज होती हैं, बड़ी कंपनीज होती हैं, जब वो अपना कुछ हिस्सा बेच करके लोगों से पैसा इकट्ठा करना चाहती हैं तो वो अपने आप को एक स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट कराती हैं। लेकिन अगर कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो समाज के भले के लिए काम कर रही है, तो उनको जब पैसे की जरूरत होती है तो आज की डेट में या तो वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत पैसा जुटाते हैं। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको पता होगा कि कॉर्पोरेट्स जो कि सेक्शन 135 के अंतर्गत आती हैं, उनको अपने प्रॉफिट का एक सर्टेन परसेंटेज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए खर्चना होता है। तो उसके द्वारा ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अपना जो काम है वो चलाती हैं। इसके अलावा जो अमीर लोगों से डोनेशन आते हैं, क्राउड फंडिंग की एक्टिविटीज होती हैं, या सोशल जो इनक्यूबेटर्स वगैरह होते हैं, उनसे ये पैसा जुटाती हैं। तो सोशल स्टॉक एक्सचेंज इनको एक ऑल्टरनेटिव फंड रेजिंग स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा, जिसमें कि आप अगर समाज के भले में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो जो भी कंपनीज इस स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हैं उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। हालांकि इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा, लेकिन आप ऑब्वियसली समाज के भले में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो जो ये कंपनीज है नॉन प्रॉफिट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये या तो बीएससी या एनएससी पे लिस्ट होंगी। तो जैसे बीएससी और एनएससी का एसएमई प्लेटफॉर्म होता है जहां पे स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस लिस्ट होती हैं, उसी तरह से ये एक सोशल स्टॉक एक्सचेंज बनाया जाएगा जहां पे वही कंपनीज लिस्ट होंगी जो कि नॉन प्रॉफिट या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसका जो पहली बार आइडिया है वो जो निर्मला सीतारमन जी है, उन्होंने अपनी जो 2019-20 की बजट स्पीच थी उसमें इसका आइडिया दिया था। और उसके बाद जुलाई 2022 में जो सेबी है उन्होंने जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज के रूल्स हैं उसको नोटिफाई किया था कि भाई अगर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को पैसे रेज करने हैं तो उसके क्या क्या रूल होंगे, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसमें एप्लीकेबल होंगी। क्योंकि आपको अगर पता है जहां पे भी पैसा इन्वॉल्व होता है वहां पे घपलेबाजी का स्कोप रहता है। तो कहीं यहाँ पे अगर बहुत ही इजी रूल कर दिए तो कोई हो सकता है कि समाज सेवा के नाम पे कोई गलत ऑर्गेनाइजेशन इससे पैसा इकट्ठा कर सकती है। तो इसलिए इसके रूल सेटअप किए गए थे। और अगर हम ग्लोबली बात करें तो भारत ऐसा पहला देश नहीं होगा जहां पे इस तरह का जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज है उसको सेटअप किया जा रहा है। ब्राजील, पोर्चुगल, साउथ अफ्रीका, जमैका, यूके, कनाडा, सिंगापुर, ये देश हैं जहां पे ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज है वो सेटअप किए जा चुके हैं। और अगर इंडिया की बात की जाए तो हमारे यहाँ पे 31 लाख जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, अगर हम हमारे स्कूलों से कंपेयर करें तो ये स्कूलों से डबल हैं। और 250 टाइम्स हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल के। तो यानी कि बहुत बड़ी संख्या है हमारे यहाँ पे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की। तो लगभग 400 इंडियंस के ऊपर एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आपको भारत में मिल जाएगी। और अब अगर बात की जाए लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो सेबी ने कल यानी कि 27 दिसंबर को बीएससी को फाइनल अप्रूवल दे दिया है कि भाई ये एक सोशल स्टॉक एक्सचेंज को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो अब इनके पास अप्रूवल आ चुका है, तो आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो आपको बीएससी पे लिस्ट होती हुई दिखाई देंगी। और अब अगर अगर आप सोच रहे हैं कि भाई एनएससी का क्या हुआ, तो एनएससी को पिछले वीक इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल गई थी। तो आने वाले कुछ महीनों में हो सकता है कि उनको भी फाइनल अप्रूवल मिल जाए, उसके बाद वो भी एक सोशल जो स्टॉक एक्सचेंज है उसको सेटअप करेंगे और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन उस पे भी लिस्ट हो पाएंगी। अगर हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो इनको अक्टूबर में इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिली थी, तो 2 महीने बाद अब इनको फाइनल अप्रूवल मिल गई है। तो हो सकता है कि 2 महीने बाद आपको एनएससी को भी फाइनल अप्रूवल मिलती दिखाई दे।
तो इसमें जो कंपनीज लिस्ट होंगी या ऑर्गेनाइजेशन लिस्ट होंगी, वो पैसा कैसे इकट्ठा करेंगी, तो उसके लिए सेबी वर्किंग ग्रुप ने बोला है कि या तो वो जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड के रूप में पैसा इकट्ठा करेंगी, यानी कि उसको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। सोशल वेंचर फंड या म्यूचुअल फंड के रूप में भी ये पैसा इकट्ठा किया जा सकता है। और सेबी के फ्रेमवर्क के हिसाब से जो मिनिमम इशू साइज होगा वो 1 करोड़ रुपए का होगा, यानी कि इतनी फंडिंग रेज करनी पड़ेगी। और इसके अलावा जो मिनिमम एप्लीकेशन साइज होगा, यानी कि अगर आप ऐसी कंपनीज, ऐसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मिनिमम जो साइज होगा वो 2 लाख का होगा। जैसे अगर आप एक रेगुलर आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 14 से 15 हजार का मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट होता है। एक एसएमई कंपनी में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो 1 लाख से लेकर के 1,40,000 रुपए तक का मिनिमम अमाउंट होता है। उसी तरह से अगर आप नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में सोशल स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा इन्वेस्ट करना चाहेंगे तो मिनिमम आपको 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। इसके अलावा जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होंगी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो होगा कि उनको एज ए चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड होना चाहिए और कम से कम 3 साल हो जाने चाहिए उनको रजिस्टर हुए हुए। इसके अलावा पिछले फाइनेंशियल ईयर में उनको कम से कम 50 लाख रुपए स्पेंड किया हुआ होना चाहिए और उन्होंने 10 लाख रुपए के रूप में फंडिंग रिसीव की होनी चाहिए। तो ये कंडीशन मिलेंगी तभी वो ऑर्गेनाइजेशंस इसके ऊपर अपने आप को लिस्ट करा पाएंगी। तो अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो कैंसर फंड जैसे एचडीएफसी म्यूचुअल फंड का है, वो एक एग्जांपल हो सकता है जो कि इस पे आपको लिस्ट होता हुआ दिखाई दे या सिमिलर कंपनी आपको लिस्ट होती हुई दिखाई दे। तो वो एक बिल्कुल ही स्टैंडर्ड म्यूचुअल फंड की तरह ऑपरेट करता है, यानी कि जो भी पैसा आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो वो पैसा आपको वापस मिल जाता है, लेकिन उसकी जो भी रिटर्न होती है वो जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंसिंग होती है उसमें यूज की जाती है। तो जैसे मान लो आपने 1 लाख रुपए का एचडीएफसी कैंसर म्यूचुअल फंड लिया, उसकी जो कि उसको जहां पे भी इन्वेस्ट किया गया उसकी वैल्यू 2 लाख रुपए हो गई, तो आपको जो एडिशनल 1 लाख रुपए का गेन हुआ है वो आपको नहीं मिलेगा, वो इनकी फाइनेंसिंग में जाता है जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, लेकिन प्रिंसिपल आप कभी भी रिडीम करा सकते हैं। और अब अगर बात की जाए कि भाई जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन कौन सी एक्टिविटीज करनी चाहिए जो कि इसके लिए एलिजिबल होंगी, तो इसके लिए सेबी ने 16 ब्रॉड एक्टिविटीज लिस्ट करी हैं। अगर कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वो एक्टिविटी कर रही है तो वो अपने आप को सोशल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करा सकती है। तो जैसे कि एक्टिविटी है, अगर कोई भुखमरी से जो गरीबी होती है उसको खत्म करने का काम कर रही है कोई ऑर्गेनाइजेशन, तो वो इसमें इंक्लूड हो सकती है। मेल न्यूट्रिशन या इनक्वालिटी के लिए कोई काम कर रही है, या हेल्थ केयर प्रमोट करने के लिए, एजुकेशन को सपोर्ट करने के लिए, एम्प्लॉयबिलिटी और लाइवलीहुड्स को सपोर्ट करने के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन काम करती है तो वो लिस्ट कराई जा सकती है। जेंडर इक्वालिटी एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन के लिए कोई काम कर रही है तो वो हो सकती है। एलजीबीटी कम्युनिटी के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है तो वो भी इसमें लिस्ट करा के पैसा रेज कर सकती है। इसके अलावा जो इंक्यूबेटर होते हैं सोशल एंटरप्राइज के, वो भी उनको सपोर्ट करने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी इसमें लिस्ट कराई जा सकती हैं। और कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो लिस्ट नहीं कराई जा सकती, जैसे कि जो कॉर्पोरेट फाउंडेशंस होते हैं वो लिस्ट नहीं हो सकते हैं। पॉलिटिकल या रिलीजियस जो ऑर्गेनाइजेशन या एक्टिविटीज होती हैं वो इसमें लिस्ट नहीं कराई जा सकती हैं। प्रोफेशनल और ट्रेड एसोसिएशन, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, हाउसिंग कंपनी में सिर्फ एक अफोर्डेबल हाउसिंग वाली एक्सेप्शन है, लेकिन इसके अलावा कोई और हाउसिंग कंपनी है तो वो इसमें एज ए सोशल एंटरप्राइज लिस्ट नहीं कराई जा सकती है। और अब अगर बात की जाए कि भाई एज एन इन्वेस्टर हम तो कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपना फायदा देखते हैं, तो हमें क्या फायदा होगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पे फायदा स्कोप नहीं है। अगर आप एक बड़े समाज सेवा के इनिशिएटिव में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो एक रेगुलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस होंगी, आपको जो भी पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे आपको भरोसा होगा कि वही सही कामों के लिए यूज हो रहा है क्योंकि उसको रेगुलेटर वॉच कर रहा होगा। तो वो तो मेन रीजन है, लेकिन इसके अलावा अगर आप कोई भी इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको सेक्शन 80G के बेनिफिट मिलेंगे, यानी कि जब आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो उसमें जो भी इन्वेस्टमेंट इन कंपनीज में करी होगी उसको आप सेक्शन 80G के अंतर्गत क्लेम कर सकते हैं। और जो कंपनीज इसमें इन्वेस्ट करेंगे यानी कि कॉर्पोरेट्स वगैरह, तो उनको क्या फायदा होगा, तो उनका जो सीएसआर का जो मैंडेटरी एक्सपेंडिचर की रिक्वायरमेंट होती है उसके अगेंस्ट इसको वो क्लेम कर पाएंगे। यानी कि मान लीजिए उनको अगर 10 करोड़ रुपए खर्चा करना है सीएसआर एक्टिविटीज पे, तो अगर वो इसमें 8 करोड़ इन्वेस्ट करते हैं तो 8 करोड़ इससे क्लेम कर पाएंगे, बाकी का सिर्फ उनको 2 करोड़ ही और इन्वेस्ट करना होगा। तो ये कुछ फायदे हैं, बट मेनली इसमें यही फायदा है कि ये एक रेगुलेटेड वे में ऑर्गेनाइजेशंस में अगर आप इन्वेस्ट करके एक बड़े जो इनिशिएटिव है सोशल इम्प्रूवमेंट का, उसमें अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट कर पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।